अध्याय 1 अनपेक्षित आगमन और एक रहस्यमयी प्रणाली। धड़ाम। एक जोरदार आवाज के साथ आदित्य पाटिल खुद को एक कठोर पथरीली जमीन पर पाता है। उसके सिर में एक तेज दर्द की लहर दौड़ जाती है और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कुछ क्षण पहले तक वो पुणे की एक भीड़-भाड़ वाली गली में अपने दोस्त के साथ वड़ा पाव खा रहा था और अगले ही पल वो यहाँ है -1 अनजान घने जंगल के बीच में, जहाँ हवा में अजीब सी नमी और फूलों की मीठी लेकिन अपरिचित सुगंध घुली हुई है। मैं कहाँ हूँ? वो बड़बड़ाया, अपने कांपते हाथों से सिर को सहलाते हुए। उसके चारों ओर विशाल अजीबोगरीब पेड़ थे जिनकी शाखाएं आकाश को ढकने की कोशिश कर रही थीं। सूरज की रोशनी पत्तों से छन छन कर नीचे आ रही थी, जिससे जमीन पर रहस्यमयी आकृतियां बन रही थीं। यह निश्चित रूप से पुणे नहीं था। घबराहट ने उसके दिल को जकड़ लिया। क्या उसका अपहरण हो गया, या ये कोई बुरा सपना है? उसने खुद को जोर से चिकोटी काटी। आह, दर्द असली था, ये सपना नहीं था। तभी उसके दिमाग में एक ठंडी मशीनी आवाज गूंजी, जो किसी बाहरी स्पीकर से नहीं बल्कि सीधे उसके अंतर्मन से आ रही थी। प्रणाली सक्रिय हो रही है, मेजबान का चयन पूर्ण। कौन बोल रहा है? आदित्य घबराकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। संप्रदाय प्रमुख प्रणाली में आपका स्वागत है, मेजबान आदित्य पाटिल। आदित्य की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। संप्रदाय प्रमुख प्रणाली? यह क्या बकवास है? उसे लगा कि शायद गिरने की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है। मेजबान को एक नई दुनिया में स्थानांतरित कर दिया गया है, माइनस पराक्रम लोक। यह दुनिया आध्यात्मिक ऊर्जा और मार्शल आर्ट द्वारा शासित है। प्रणाली का मुख्य उद्देश्य मेजबान को इतिहास का सबसे महान संप्रदाय प्रमुख बनने में सहायता करना। आदित्य अवाक था। पराक्रम लोक, मार्शल आर्ट, ये सब किसी फंतासी उपन्यास जैसा लग रहा था। वो तो बस एक साधारण इंजीनियरिंग का छात्र था, जिसका मार्शल आर्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। प्रारंभिक उपहार पैकेज खोला जा रहा है। आपको प्राप्त हुआ है 1x निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक ऊर्जा गोली, 1x संप्रदाय स्थापना टोकन, 1x शुरुआती शिष्य स्लॉट। आदित्य के सामने हवा में एक पारदर्शी नीला पैनल प्रकट हुआ, जिस पर ये शब्द चमक रहे थे। उसके हाथ में अचानक एक छोटा सुगंधित दाना और एक पुराना दिखने वाला लकड़ी का टोकन आ गया। ये सच में हो रहा है? वो कांपती आवाज में बोला। प्रणाली के नियम और कार्य प्रणाली लोड हो रही है। अगले कुछ मिनटों तक आदित्य के दिमाग में जानकारी का एक सैलाब सा आ गया। उसने प्रणाली के 2 सबसे महत्वपूर्ण नियमों को समझा। नियम 1, शिष्य प्रतिफल प्रणाली। जब भी मेजबान अपने किसी शिष्य को कोई वस्तु, हथियार, औषधि, तकनीक आदि प्रदान करेगा, तो मेजबान को उसी वस्तु का 1 से 1 लाख गुना तक का बेहतर प्रतिफल प्राप्त होगा। अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी, ये प्रतिफल केवल तभी सक्रिय होगा जब प्रदान की गई वस्तु पराक्रम लोक की हो। प्रणाली द्वारा दिए गए पुरस्कारों को शिष्यों को देने पर कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। नियम 2, प्रणाली कार्य और लकी व्हील। प्रणाली समय समय पर कार्य टास्क जारी करेगी। कार्यों को पूरा करने पर मेजबान को सिस्टम पॉइंट्स प्राप्त होंगे। इन सिस्टम पॉइंट्स का उपयोग लकी व्हील को घुमाने के लिए किया जा सकता है। लकी व्हील से मेजबान को किसी भी दुनिया की वस्तु प्राप्त हो सकती है, माइनस पृथ्वी की आधुनिक तकनीक, भविष्य की वैज्ञानिक खोजें या इस मार्शल आर्ट की दुनिया की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं। मिलने वाली वस्तु की गुणवत्ता और दुर्लभता मेजबान के भाग्य और प्रणाली के स्तर पर निर्भर करेगी। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसका दिमाग घूम रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी स्थिति की गंभीरता को समझ रहा था। वो एक नई, खतरनाक दुनिया में अकेला था और ये प्रणाली ही उसके जीवित रहने का एकमात्र साधन थी। ठीक है प्रणाली, उसने धीरे से कहा। अगर मुझे यहाँ जीवित रहना है और शायद कभी घर वापस जाने का रास्ता खोजना है, तो मुझे तुम्हारे नियमों के अनुसार खेलना होगा। पहला मुख्य कार्य जारी किया गया है। आदित्य का ध्यान फिर से उस नीले पैनल पर गया। कार्य, अपना संप्रदाय स्थापित करें। विवरण, संप्रदाय स्थापना टोकन का उपयोग करके अपने संप्रदाय की नींव रखें। समय सीमा 72 घंटे। पुरस्कार, संप्रदाय का नामकरण अधिकार, 1x शुरुआती सुरक्षा कवच, 100 सिस्टम पॉइंट्स। विफलता का दंड, मेजबान की आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर 0 हो जाएगा। दंड? मतलब अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं और भी कमजोर हो जाऊंगा? आदित्य ने टोकन को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, उसे ये करना ही था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। ये जंगल घना और खतरनाक लग रहा था। उसे एक सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। तभी उसे कुछ दूरी पर एक छोटी सी गुफा दिखाई दी, जो चट्टानों से घिरी हुई थी। ये एक अस्थायी ठिकाने के लिए एकदम सही लग रही थी।
वो सावधानी से गुफा की ओर बढ़ा, हर आहट पर चौंक जाता। गुफा में पहुंचकर उसने पुष्टि की कि वो खाली है। उसने अपनी जेब से वो लकड़ी का संप्रदाय स्थापना टोकन निकाला। ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं, उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा और टोकन को गुफा के केंद्र में जमीन पर रख दिया। जैसे ही उसने टोकन रखा, वो एक तेज सुनहरी रोशनी में चमकने लगा। जमीन कांपने लगी और गुफा के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा बन गया। संप्रदाय स्थापना टोकन का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। कृपया अपने संप्रदाय का नाम बताएं। आदित्य ने एक पल के लिए सोचा। उसे एक ऐसा नाम चाहिए था जो शक्तिशाली हो, जो उसकी भारतीय जड़ों को दर्शाता हो और जो इस नई दुनिया में उसकी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक हो। संप्रदाय का नाम होगा सह्याद्री पर्वत। नाम स्वीकृत। संप्रदाय सह्याद्री पर्वत की स्थापना हो चुकी है। मुख्य कार्य पूर्ण। पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। आपको प्राप्त हुआ है 1x शुरुआती सुरक्षा कवच, स्वचालित रूप से सक्रिय 100 सिस्टम पॉइंट्स। आदित्य को महसूस हुआ कि उसके शरीर के चारों ओर एक हल्की, लगभग अदृश्य ऊर्जा की परत बन गई है। उसके सामने लकी व्हील का पैनल भी चमक रहा था, जिस पर 100 पॉइंट्स लिखे थे। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने पहला कदम उठा लिया था। उसने इस अजीब और डरावनी दुनिया में अपनी पहचान की पहली ईंट रख दी थी। आदित्य पाटिल पुणे का एक साधारण लड़का, अब डैश सह्याद्री पर्वत संप्रदाय का संस्थापक और एकमात्र सदस्य था। उसका सफर अभी शुरू हुआ था और उसे जल्द ही अपना पहला शिष्य ढूंढना था। एक ऐसा शिष्य जो न केवल उसके संप्रदाय को आगे बढ़ाएगा, बल्कि उसकी अपनी शक्तियों को भी कई गुना बढ़ा देगा। अध्याय 2, भाग्य का पहिया और पहला शिष्य। सिस्टम पॉइंट्स 100। क्या आप लकी व्हील का उपयोग करना चाहेंगे? कीमत 100 पॉइंट्स प्रति स्पिन। प्रणाली की आवाज ने आदित्य को उसकी सोच से बाहर निकाला। उसके सामने पारदर्शी नीला पैनल अभी भी चमक रहा था, जिस पर एक रंगीन पहिया बना हुआ था। पहिए पर कई प्रतीक थे, -1 तलवार, एक किताब, एक गोली, एक अजीब सा गैजेट और कुछ ऐसे निशान जिन्हें वो पहचान नहीं पा रहा था। एक बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह अफी था, जो रहस्य और संभावना दोनों का संकेत दे रहा था। आदित्य के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये 100 पॉइंट्स उसने अपना पहला कार्य पूरा करके कमाए थे। ये उसका पहला मौका था कि वो प्रणाली की इस अनूठी क्षमता को आजमा सके। क्या उसे पृथ्वी की कोई जानी पहचानी चीज मिलेगी, या इस नई दुनिया का कोई खजाना, या फिर कुछ बिल्कुल बेकार? सिर्फ एक ही तरीका है पता लगाने का, वो खुद से बोला। उसकी उंगलियां प्रत्याशा में कांप रही थीं। उसने गहरी सांस ली और पैनल पर बने डैश स्पिन डैश बटन को दबा दिया। पहिया घूमने लगा, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से। रंग और प्रतीक एक दूसरे में विलीन हो गए। आदित्य की आंखें पहिए पर गड़ी थीं। उसे लगा जैसे समय धीमा हो गया है। आखिरकार पहिया धीमा होने लगा। टिक टिक टिक। वो एक साधारण सी दिखने वाली किताब के प्रतीक से गुजरा, फिर एक चमकती हुई जड़ी बूटी से, और अंत में एक छोटे भूरे रंग के बोरे के प्रतीक पर आकर रुक गया। बधाई हो मेजबान, आपको प्राप्त हुआ है आलू के 10 बीज, साधारण श्रेणी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आदित्य पैनल को घूरता रहा, फिर अपनी हथेली में प्रकट हुए छोटे से कपड़े के थैले को देखा। उसने थैले को खोला। अंदर आलू के 10 छोटे छोटे बीज थे, जिन पर मिट्टी लगी हुई थी। आलू, वो अविश्वास में बड़बड़ाया। मैंने अपनी पहली और एकमात्र कमाई एक लकी व्हील पर खर्च कर दी, और मुझे आलू मिले? पुणे में तो 10 रुपए में 1 किलो मिल जाते हैं। उसका मन निराशा से भर गया। उसे किसी शक्तिशाली हथियार या किसी दुर्लभ मार्शल आर्ट तकनीक की उम्मीद थी, लेकिन उसे सब्जी के बीज मिले थे। प्रणाली टिप: किसी भी वस्तु को कम मत समझो मेजबान, हर चीज का एक उद्देश्य होता है। हाँ, उद्देश्य, आदित्य ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। इसका उद्देश्य है कि मैं यहाँ खेती शुरू करूं और आलू उगाऊं। निराश होकर उसने बीजों की थैली अपनी जेब में डाल ली। उसका शुरुआती उत्साह ठंडा पड़ चुका था। उसे अब इस प्रणाली की दुर्लभ वस्तुओं पर संदेह होने लगा था। गुफा में स्थापित हुआ सह्याद्री पर्वत संप्रदाय अभी भी सिर्फ नाम का था। आदित्य जानता था कि उसे एक शिष्य की जरूरत है। प्रणाली का सबसे शक्तिशाली नियम माइनस शिष्य प्रतिफल माइनस बिना शिष्य के बेकार था। उसने गुफा से बाहर झांका। जंगल घना और डरावना था, लेकिन यहाँ छिपे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसे बाहर निकलकर इंसानों को खोजना ही होगा। अपने शरीर के चारों ओर मौजूद शुरुआती सुरक्षा कवच के हल्के एहसास से उसे थोड़ी हिम्मत मिली। वो सावधानी से जंगल में आगे बढ़ने लगा, हर आवाज पर कान लगाए हुए। लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद उसे लड़ाई की आवाजें सुनाई दी, माइनस धातु के टकराने और किसी के कराहने की।
आदित्य तुरंत एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया और आवाज की दिशा में झांका। लगभग 50 मीटर दूर एक लड़की, जिसकी उम्र 17-18 साल रही होगी, 3 हट्टे-कट्टे लोगों से घिरी हुई थी। उन लोगों के कपड़े फटे हुए थे और उनकी आंखों में लालच और क्रूरता थी। वे डाकू लग रहे थे। लड़की के हाथ में एक साधारण सी तलवार थी, लेकिन वो बुरी तरह घायल लग रही थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और उसके माथे से खून बहकर उसकी आंखों में जा रहा था। फिर भी उसकी आंखों में डर की जगह गुस्सा और दृढ़ संकल्प था। माधवी, अब और नाटक मत कर। डाकुओं का सरगना, जिसके चेहरे पर एक बड़ा सा घाव का निशान था, हंसा। वो आध्यात्मिक जड़ी बूटी हमें दे दे और हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे। स्वप्न में भी नहीं डाकू। लड़की, जिसका नाम माधवी था, हांफते हुए बोली, ये मेरे परिवार के लिए है। तो फिर अपने परिवार के पास जाने के लिए तैयार हो जा। सरगना चिल्लाया और अपनी तलवार लेकर उस पर झपटा। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो क्या करे, वह एक साधारण लड़का था। उसने कभी लड़ाई नहीं की थी, लेकिन वो उस लड़की को अपनी आंखों के सामने मरने भी नहीं दे सकता था। अगर मैंने उसकी मदद की तो शायद वो मेरी पहली शिष्य बन जाए। ये विचार उसके मन में कौंधा। ये एक जोखिम था, लेकिन एक ऐसा जोखिम जो उसे उठाना ही पड़ेगा। उसने जमीन से एक भारी पत्थर उठाया। उसका निशाना कभी अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उसे कोशिश करनी थी। उसने अपनी पूरी ताकत से पत्थर को डाकुओं के सरगना की ओर फेंका। पत्थर हवा में घूमता हुआ गया और सीधे सरगना के सिर के पिछले हिस्से में लगा। आह! वो दर्द से चिल्लाया और लड़खड़ा गया। सब चौंक गए। कौन है वहां? दूसरे डाकू चिल्लाए। यही मौका था। आदित्य चट्टान के पीछे से बाहर निकला और चिल्लाया, उसे छोड़ दो। मैं सह्याद्री पर्वत संप्रदाय का प्रमुख आदित्य पाटिल हूं। अगर तुम लोगों ने उसे छुआ तो तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। उसने अपनी आवाज में जितना हो सके उतना अधिकार और आत्मविश्वास भरने की कोशिश की। एक पल के लिए डाकू उसकी अचानक उपस्थिति और उसके भव्य शीर्षक से घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने आदित्य को देखा, माइनस एक दुबला पतला लड़का जिसके पास कोई हथियार नहीं था और जिसके कपड़े भी इस दुनिया के नहीं लग रहे थे। सरगना, जो अपने सिर को सहला रहा था, जोर से हंसा। हा हा हा, सह्याद्री पर्वत संप्रदाय? कभी नाम नहीं सुना। लड़कों, पहले इस चूहे को खत्म करो। 2 डाकू आदित्य की ओर दौड़े। मैं मर गया, आदित्य ने सोचा। तभी उसके शरीर के चारों ओर मौजूद अदृश्य कवच चमक उठा। जैसे ही पहले डाकू की तलवार कवच से टकराई, एक टिंग की आवाज आई और तलवार पीछे की ओर उछल गई, जिससे डाकू का हाथ झंझना गया। ये क्या है? डाकू हैरान रह गया। आदित्य खुद भी उतना ही हैरान था। शुरुआती सुरक्षा कवच काम कर रहा था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, घायल माधवी ने मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी बची खुची ताकत से उस डाकू पर हमला किया जो आदित्य से लड़ रहा था, और अपनी तलवार उसके पैर में घुसा दी। अब केवल सरगना बचा था। उसने देखा कि स्थिति उसके हाथ से निकल रही है। वह घबरा गया। तुम दोनों याद रखना, वो चिल्लाया और जंगल में भाग गया। घायल डाकू भी अपने साथी के पीछे लंगड़ाता हुआ भाग गया। मैदान में अब सिर्फ आदित्य और माधवी बचे थे। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। माधवी, जो अब तक अपनी इच्छा शक्ति पर खड़ी थी, आखिरकार लड़खड़ाकर जमीन पर गिरने लगी। आदित्य तेजी से आगे बढ़ा और उसे गिरने से पहले ही पकड़ लिया। तुम ठीक हो? उसने हांफते हुए पूछा। माधवी ने अपनी धुंधली आंखों से उसे देखा। आपने मेरी जान बचाई, वो बेहोश होने से पहले फुसफुसाई। आदित्य ने बेहोश लड़की को अपनी बाहों में देखा। उसके हाथ में अभी भी एक छोटी सी जड़ी बूटी थी, जिसके लिए वो अपनी जान जोखिम में डाल रही थी। एक संभावित शिष्य का पता चला है। नाम माधवी, प्रतिभा मध्यम, निष्ठा 50/100 कृतज्ञता के कारण। नया कार्य जारी किया गया है। कार्य: अपना पहला शिष्य भर्ती करें। विवरण: माधवी को सह्याद्री पर्वत संप्रदाय में शामिल होने के लिए मनाएं। समय सीमा 24 घंटे। पुरस्कार: 1x शिष्य प्रतिफल प्रणाली का सक्रियण, 1x निम्न श्रेणी की मार्शल तकनीक पर्वत मुष्टि, 200 सिस्टम पॉइंट्स। विफलता का दंड: मेजबान की प्रणाली के प्रति अनुकूलता 10% कम हो जाएगी। आदित्य ने माधवी को देखा। वो घायल थी, बेहोश थी, लेकिन वो उसकी पहली उम्मीद थी। उसे बचाना था और उसे अपना पहला शिष्य बनाना था। सह्याद्री पर्वत का भविष्य अब इसी लड़की पर निर्भर था। Would you like me to write the next chapter focusing on Aditya treating Madhavi's wound? अध्याय 3, एक अप्रत्याशित औषधि और पहला शिष्य। आदित्य ने बेहोश माधवी को अपनी बाहों में उठाया। वो उम्मीद से कहीं ज्यादा हल्की थी।
उसकी सांसें धीमी और उखड़ी हुई थीं और उसके माथे से बहता खून अब भी नहीं रुका था। उसे तत्काल उपचार की आवश्यकता थी। मुझे इसे अपनी गुफा में ले जाना होगा, आदित्य ने दृढ़ता से कहा। यह एक जोखिम था। वो इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता था, सिवाय इसके कि उसका नाम माधवी है और वो एक जड़ी बूटी के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही थी। लेकिन उसे अकेला छोड़ना भी कोई विकल्प नहीं था। उसने माधवी को सावधानी से अपनी पीठ पर लादा और जितनी तेजी से हो सकता था अपनी गुफा की ओर बढ़ने लगा। जंगल का रास्ता अब और भी भयावह लग रहा था, लेकिन उसके मन में केवल एक ही विचार था, माइनस इस लड़की को बचाना है। गुफा में पहुंचकर उसने माधवी को जमीन पर बिछी सूखी पत्तियों के एक ढेर पर लिटा दिया। अब असली समस्या सामने थी, उसका इलाज कैसे किया जाए। उसके पास न कोई दवा थी, न ही चिकित्सा का कोई ज्ञान। प्रणाली टिप: मेजबान के पास एक निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक ऊर्जा गोली है। ये मामूली आंतरिक चोटों को ठीक कर सकती है और खोई हुई ऊर्जा को बहाल कर सकती है। आदित्य को याद आया, प्रणाली ने उसे शुरुआत में एक गोली दी थी। उसने तुरंत अपनी जेब से वो छोटी सुगंधित गोली निकाली। यह उसकी एकमात्र औषधि थी। क्या उसे एक अजनबी पर इसका इस्तेमाल करना चाहिए? उसने माधवी के पीले पड़ते चेहरे को देखा। उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने धीरे से माधवी का मुंह खोला और गोली उसके मुंह में डाल दी। गोली तुरंत घुल गई और एक गर्म ऊर्जा का प्रवाह माधवी के शरीर में फैलने लगा। उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे सामान्य होने लगा और उसकी सांसें स्थिर हो गईं। शुक्र है, आदित्य ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके माथे का घाव अभी भी खुला था। उसे किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जिसे मरहम के तौर पर लगाया जा सके। उसकी नजर अपनी जेब पर पड़ी जिसमें आलू के बीजों वाली थैली रखी थी। निराशा में उसने थैली बाहर निकाली और उसे घूरने लगा। इनका मैं क्या करूं? क्या इन्हें पीस कर लगा दूं? वो हताशा में बड़बड़ाया। जैसे ही उसने ये सोचा, प्रणाली की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। वस्तु: आलू के बीज, साधारण श्रेणी, उत्पत्ति पृथ्वी, मेजबान की ग्रह दुनिया, विश्लेषण: पराक्रम लोक की आध्यात्मिक ऊर्जा के संपर्क में आने के कारण बीजों में मामूली उत्परिवर्तन, म्यूटेशन हुआ है। इनमें अब हल्की उपचारात्मक, हीलिंग और सुखदायक सूदिंग ऊर्जा है। सुझाव: बीज को पीसकर लेप बनाने से बाहरी घावों पर मामूली प्रभाव पड़ सकता है। आदित्य की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या ये सच है? उसने 2 पत्थर उठाए और एक आलू का बीज उनके बीच रखकर पीसना शुरू कर दिया। बीज आसानी से एक हरे भूरे रंग के लेप में बदल गया, जिसमें से एक ताजी मिट्टी जैसी गंध आ रही थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। पृथ्वी के साधारण आलू के बीज इस दुनिया की ऊर्जा के कारण औषधीय बन गए थे। उसने सावधानी से उस लेप को माधवी के माथे पर लगे घाव पर लगा दिया। लेप लगते ही माधवी के चेहरे पर दर्द की शिकन कम हो गई और उसे आराम मिलता महसूस हुआ। अब आदित्य केवल इंतजार कर सकता था। वो गुफा के मुहाने पर बैठ गया, बाहर नजर रखते हुए और अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए। ये दुनिया जितनी खतरनाक थी, उतनी ही अवसरों से भरी भी थी। कुछ घंटों बाद सूरज ढलने लगा था और गुफा में अंधेरा घिर रहा था। तभी उसे अपने पीछे से एक हल्की सी हरकत महसूस हुई। मैं कहाँ हूं? एक कमजोर आवाज आई। आदित्य मुड़ा। माधवी जाग चुकी थी। वो उठकर बैठने की कोशिश कर रही थी। आराम से, आदित्य ने कहा उसकी ओर बढ़ते हुए। तुम सह्याद्री पर्वत संप्रदाय के मुख्यालय में हो। तुम सुरक्षित हो। माधवी ने चौंक कर उसे देखा। उसे याद आया माइनस डाकू, लड़ाई और फिर इस अजनबी लड़के का अचानक प्रकट होना। उसने अपने माथे को छुआ। वहां दर्द की जगह एक ठंडा आरामदायक एहसास था। घाव लगभग भर चुका था। आपने मेरा इलाज किया? उसने अविश्वास से पूछा। लेकिन वो घाव बहुत गहरा था और मेरी आंतरिक ऊर्जा भी लगभग समाप्त हो चुकी थी। हमारे संप्रदाय के पास कुछ रहस्यमयी औषधियां हैं, आदित्य ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, ये जानते हुए कि वो आध्यात्मिक ऊर्जा गोली और आलू के लेप की बात कर रहा है। माधवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आप सह्याद्री पर्वत संप्रदाय के प्रमुख हैं? मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना, क्योंकि इसकी स्थापना हाल ही में हुई है, आदित्य ने ईमानदारी से कहा। फिलहाल मैं ही इसका प्रमुख हूं और ये गुफा ही हमारा मुख्यालय है। माधवी की आंखों में संदेह था, लेकिन कृतज्ञता भी। इस लड़के ने उसकी जान बचाई थी, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों ना हो। उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में अभी भी वो आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी। ये लीजिए, उसने जड़ी बूटी आदित्य की ओर बढ़ाते हुए कहा। आपने मेरी जान बचाई, ये आपका इनाम है। आदित्य ने एक पल के लिए जड़ी बूटी को देखा, फिर माधवी की आंखों में। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। ये तुम्हारी है। तुमने इसके लिए अपनी जान जोखिम में डाली। इसे अपने पास रखो।
उसने कहा। माधवी हैरान रह गई। वो जड़ी बूटी कम से कम 100 चांदी के सिक्कों की थी। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट इसे लेने से मना नहीं करता। आप मना कर रहे हैं? मैं एक संप्रदाय प्रमुख हूं, कोई डाकू नहीं, आदित्य ने शांति से उत्तर दिया। लेकिन मैं तुमसे बदले में कुछ और चाहता हूं। क्या? माधवी ने सतर्कता से पूछा। आदित्य ने एक गहरी सांस ली। यही वो क्षण था। माधवी, मैं तुम्हारी आंखों में दृढ़ संकल्प देख सकता हूं। तुम प्रतिभाशाली हो और बहादुर भी। मैं तुम्हें सह्याद्री पर्वत संप्रदाय की पहली शिष्य बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। माधवी अवाक रह गई। आपका शिष्य? एक ऐसे संप्रदाय का जिसका कोई नाम नहीं, कोई सदस्य नहीं और जिसका मुख्यालय एक गुफा में है? हर महान पर्वत की शुरुआत एक छोटे पत्थर से होती है, आदित्य ने आत्मविश्वास से कहा। उसे खुद आश्चर्य हो रहा था कि वो इतनी दार्शनिक बातें कहां से कर रहा है। मैं तुम्हें ताकतवर बनने का मार्ग दिखा सकता हूं। मैं तुम्हें ऐसी चीजें दे सकता हूं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास करना होगा। माधवी सोच में पड़ गई। यह प्रस्ताव हास्यास्पद था, लेकिन फिर उसे याद आया कि कैसे इस लड़के ने अकेले ही 3 डाकुओं का सामना किया, कैसे उसके शरीर से एक तलवार टकराकर पीछे हट गई और कैसे उसने एक साधारण से दिखने वाले लेप से उसके गहरे घाव को भर दिया। ये लड़का साधारण नहीं था, उसके पास रहस्य थे। शायद ये एक अवसर था। एक लंबी खामोशी के बाद माधवी ने अपना निर्णय लिया। वो घुटनों के बल बैठी, अपना सिर झुकाया और पारंपरिक शिष्य अभिवादन की मुद्रा में बोली। शिष्य माधवी प्रमुख आदित्य पाटिल को प्रणाम करती है। मैं सह्याद्री पर्वत संप्रदाय में शामिल होने की शपथ लेती हूं। उसी क्षण आदित्य के दिमाग में प्रणाली की विजयी आवाज गूंजी। बधाई हो मेजबान, आपने अपना पहला शिष्य सफलतापूर्वक भर्ती कर लिया है। कार्य पूर्ण। पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। आपको प्राप्त हुआ है 1x शिष्य प्रतिफल प्रणाली का सक्रियण, 1x निम्न श्रेणी की मार्शल तकनीक पर्वत मुष्टि, 200 सिस्टम पॉइंट्स। शिष्य प्रतिफल प्रणाली अब सक्रिय है। अपने शिष्य को पराक्रम लोक की कोई भी वस्तु देकर 1 से 1 लाख गुना प्रतिफल प्राप्त करें। आदित्य ने अपनी पहली शिष्य माधवी को देखा, जो अभी भी उसके सामने झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल गई। सह्याद्री पर्वत संप्रदाय का अब एक और सदस्य था। खेल अब शुरू हुआ था। अध्याय 4, पहला उपहार और 1000 गुना प्रतिफल। जैसे ही माधवी ने शिष्य के रूप में शपथ ली, आदित्य को एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। ये ऐसा था मानो उन दोनों के बीच एक अदृश्य धागा बन गया हो। प्रणाली का इंटरफेस उसके सामने चमक उठा, जो उसके पहले शिष्य के जुड़ने का जश्न मना रहा था। शिष्य माधवी स्तर, देह शोधन प्रथम स्तर प्रतिभा, मध्यम निष्ठा 70/100, कृतज्ञता और सम्मान के कारण मार्शल तकनीक कोई नहीं। आदित्य ने देखा कि उसकी निष्ठा 50 से बढ़कर 70 हो गई थी। शायद उसके द्वारा जड़ी बूटी लौटाने के निर्णय ने उसे प्रभावित किया था। अब असली परीक्षा का समय था। शिष्य प्रतिफल प्रणाली डैश यही वो चीज थी जो उसे इस दुनिया में एक आम आदमी से एक महान हस्ती बना सकती थी। उसे इसे आजमाना था। उठो माधवी, आदित्य ने अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए कहा। आज से तुम सह्याद्री पर्वत संप्रदाय की पहली और मुख्य शिष्य हो। माधवी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अभी भी जिज्ञासा और सम्मान का मिला जुला भाव था। आदित्य ने उस आध्यात्मिक जड़ी बूटी को देखा जो अभी भी माधवी के हाथ में थी। यह पराक्रम लोक की वस्तु थी। यह प्रतिफल प्रणाली को सक्रिय करने के लिए एकदम सही थी। माधवी, आदित्य ने शुरू किया, एक शिष्य के रूप में तुम्हारी प्रगति ही संप्रदाय की प्रगति है। तुम्हारे समर्पण को देखते हुए मैं संप्रदाय प्रमुख के रूप में तुम्हें तुम्हारा पहला उपहार देना चाहता हूँ। उसने माधवी के हाथ से वो जड़ी बूटी ली। माधवी की आंखों में एक पल के लिए निराशा की झलक आई। उसे लगा कि शायद प्रमुख अपना मन बदल रहे हैं। लेकिन आदित्य ने जड़ी बूटी को अपने हाथ में रखा और एक गंभीर भाव के साथ कहा, यह शांत पवन जड़ी बूटी डैश तुम्हारे परिवार के लिए थी, लेकिन अब तुम संप्रदाय का हिस्सा हो। तुम्हारी जरूरतें संप्रदाय की जरूरतें हैं। इसलिए मैं ये जड़ी बूटी तुम्हें सौंपता हूँ। इसका उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने और अपने परिवार की मदद करने के लिए करो। उसने जड़ी बूटी वापस माधवी के हाथों में रख दी। माधवी अवाक थी। ये क्या था? उसी की जड़ी बूटी लेकर उसे ही उपहार के रूप में वापस देना, ये थोड़ा अजीब था। लेकिन प्रमुख के चेहरे पर गंभीरता और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखकर उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर झुकाकर उपहार स्वीकार कर लिया। धन्यवाद प्रमुख, उसने कहा। जिस क्षण माधवी ने जड़ी बूटी को उपहार के रूप में स्वीकार किया, आदित्य के दिमाग में प्रणाली का अलर्ट गूंज उठा, जैसे कोई जैकपॉट लग गया हो। शिष्य प्रतिफल प्रणाली सक्रिय।
मेजबान ने शिष्य को निम्न श्रेणी की शांत पवन जड़ी बूटी प्रदान की है। 1000 गुना प्रतिफल ट्रिगर हुआ है। बधाई हो मेजबान, आपको प्राप्त हुआ है एक X मध्यम श्रेणी की तूफानी आत्मा जड़ी बूटी। आदित्य को अपनी कलाई पर बंधी प्रणाली के अदृश्य स्टोरेज स्पेस में एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। उसके दिमाग में नई जड़ी बूटी की जानकारी कौंधी। वस्तु: तूफानी आत्मा, जड़ी बूटी श्रेणी, मध्यम प्रभाव। देह शोधन के 9वें स्तर से नीचे किसी भी मार्शल आर्टिस्ट की आध्यात्मिक ऊर्जा को तुरंत 50% तक बहाल करती है और शरीर को मजबूत करती है। शांत पवन जड़ी बूटी से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली। आदित्य की सांसें रुक गईं। 1000 गुना, ये काम कर गया। प्रणाली ने झूठ नहीं बोला था। उसने एक साधारण सी जड़ी बूटी दी और बदले में उसे एक ऐसी चीज मिली जो बाजार में शायद सोने के सिक्कों में बिकती होगी। उसकी आंखों में एक उन्मादी चमक आ गई। ये तो अविश्वसनीय था। वह इस प्रणाली के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और माधवी की ओर देखा, जो अभी भी उलझन में थी। प्रमुख, क्या आप ठीक हैं? माधवी ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूं, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम्हारे दूसरे उपहार का समय है। उसने प्रणाली से प्राप्त हुई नई मार्शल तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया। मार्शल तकनीक: पर्वत मुष्टि, निम्न श्रेणी। विवरण: एक साधारण लेकिन प्रभावी मुक्केबाजी तकनीक। यह शरीर की ताकत को एक बिंदु पर केंद्रित करके एक शक्तिशाली प्रहार करने पर जोर देती है। महारत हासिल करने पर उपयोगकर्ता एक चट्टान को भी तोड़ सकता है। माधवी, एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक अच्छी तकनीक उतनी ही जरूरी है जितनी एक मजबूत नींव। आदित्य ने एक अनुभवी गुरु की तरह बोलना जारी रखा। मैं तुम्हें सह्याद्री पर्वत संप्रदाय की पहली तकनीक सिखाऊंगा, माइनस पर्वत मुष्टि। उसने माधवी को तकनीक के मूल सिद्धांत समझाए। माइनस कैसे खड़ा होना है, कैसे सांस लेनी है और कैसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी मुट्ठी में केंद्रित करना है। आदित्य ने खुद कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था, लेकिन प्रणाली ने तकनीक का पूरा ज्ञान सीधे उसके दिमाग में डाल दिया था, जिससे वो एक विशेषज्ञ की तरह लग रहा था। माधवी ध्यान से सुन रही थी। वो एक छोटे से गांव की थी और उसने केवल कुछ बुनियादी तलवारबाजी सीखी थी। ये पहली बार था कि कोई उसे एक उचित मार्शल तकनीक सिखा रहा था। उसने आदित्य के निर्देशों का पालन करते हुए अभ्यास करना शुरू कर दिया। जैसे ही आदित्य ने तकनीक का ज्ञान उसे सिखाया, प्रणाली फिर से गूंज उठी। शिष्य प्रतिफल प्रणाली सक्रिय। मेजबान ने शिष्य को निम्न श्रेणी की पर्वत मुष्टि तकनीक प्रदान की है। 100 गुना प्रतिफल ट्रिगर हुआ है। बधाई हो मेजबान, आपको प्राप्त हुआ है एक X मध्यम श्रेणी की ज्वालामुखी विस्फोट मुष्टि तकनीक। आदित्य के दिमाग में एक और भी शक्तिशाली और जटिल मुक्केबाजी तकनीक का ज्ञान भर गया। ज्वालामुखी विस्फोट मुष्टि पर्वत मुष्टि का एक उन्नत संस्करण थी, जो न केवल शारीरिक बल बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के विस्फोटक निर्वहन का भी उपयोग करती थी। आदित्य को अब अपनी शक्ति में एक भारी उछाल महसूस हो रहा था। उसके पास एक शक्तिशाली जड़ी बूटी थी और एक उन्नत मार्शल तकनीक का ज्ञान था, और यह सब सिर्फ एक शिष्य बनाने और उसे 2 साधारण चीजें देने से हुआ था। उसने माधवी को देखा, जो पूरी लगन से पर्वत मुष्टि का अभ्यास कर रही थी। वो अब उसे सिर्फ एक शिष्य के रूप में नहीं देख रहा था, वो उसे एक चलते फिरते खजाने के रूप में देख रहा था। जितनी मजबूत माधवी बनेगी, उसे उतने ही बेहतर उपहार देने का मौका मिलेगा और बदले में उसे उतने ही अविश्वसनीय प्रतिफल मिलेंगे। माधवी, उसने कहा, अपनी उत्तेजना को दबाते हुए, अब जब तुम संप्रदाय का हिस्सा हो तो मुझे अपने बारे में बताओ। तुम उस जड़ी बूटी के लिए डाकुओं से क्यों लड़ रही थी? माधवी ने अभ्यास रोका। उसके चेहरे पर एक उदास भाव आ गया। प्रमुख, मैं पास के शिला गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पिता गांव के मुखिया थे, लेकिन कुछ हफ्तों पहले एक रहस्यमयी बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया है। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार खत्म हो रही है। गांव के वैद्य ने कहा कि केवल शांत पवन जड़ी बूटी ही उनकी हालत को स्थिर कर सकती है। मैं इसे पास के शहर से खरीदकर लौट रही थी, तभी उन डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया। आदित्य ने सिर हिलाया। अब उसे पूरी कहानी समझ में आ गई थी। तुम्हारे पिता की बीमारी, उसने सोचा। शायद उसने अपनी प्रणाली के स्टोरेज स्पेस में मौजूद डैश तूफानी आत्मा जड़ी बूटी डैश के बारे में सोचा। यह शांत पवन जड़ी बूटी से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। क्या यह माधवी के पिता को ठीक कर सकती है? यह एक और अवसर था, एक ऐसा अवसर जो न केवल माधवी की निष्ठा को आसमान पर पहुंचा सकता था, बल्कि उसे एक और अविश्वसनीय प्रतिफल भी दिला सकता था। अध्याय 5, नींव और एक साहसिक निर्णय। आदित्य ने माधवी की कहानी सुनी और उसके मन में तुरंत एक विचार कौंधा, माइनस अपनी डैश तूफानी आत्मा जड़ी बूटी डैश का उपयोग करके उसके पिता को ठीक करना। ये एक शानदार योजना थी जो माधवी की निष्ठा को चरम पर पहुंचा सकती थी।
लेकिन तभी प्रणाली का एक ठंडा कठोर नियम उसके दिमाग में गूंजा, जैसे कोई चेतावनी हो। चेतावनी, प्रणाली द्वारा उत्पन्न पुरस्कार, जैसे तूफानी आत्मा जड़ी बूटी शिष्य को देने पर कोई प्रतिफल उत्पन्न नहीं होगा। आदित्य की उत्तेजना पर जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। वो भूल गया था, वह प्रणाली से मिला इनाम माधवी को नहीं दे सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो उसे बदले में कुछ नहीं मिलेगा। यह उसकी सबसे कीमती संपत्ति में से एक को बिना किसी लाभ के देने जैसा होगा। लेकिन अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो उसकी निष्ठा कम हो सकती है, उसने सोचा। और एक बीमार ससुर, मतलब एक शिष्य का पिता, भविष्य में एक अच्छा सहयोगी हो सकता है। यह एक दुविधा थी। एक तरफ तत्काल शक्तिशाली लाभ का लालच था और दूसरी तरफ दीर्घकालिक निवेश और विश्वास का निर्माण। तभी उसे एक और महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। उसके पास ज्वालामुखी विस्फोट मुष्टि जैसी शक्तिशाली तकनीक का ज्ञान था, लेकिन उसका अपना शरीर, वो अभी भी पृथ्वी के एक साधारण लड़के का था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर इतना कम था कि वो उसे महसूस भी नहीं कर सकता था। मेजबान स्थिति, नाम आदित्य पाटिल, खेती का स्तर 0, अनाध्यात्मिक, मार्शल तकनीक, ज्वालामुखी विस्फोट मुष्टि, ज्ञान मात्र अप्रशिक्षित, सिस्टम पॉइंट्स 200। पैनल पर अपनी स्थिति देखकर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। वो एक संप्रदाय का प्रमुख था जिसके पास एक शिष्य था, लेकिन वो खुद अपने शिष्य से भी कमजोर था। अगर कोई असली खतरा आया तो वो केवल अपने शुरुआती सुरक्षा कवच पर निर्भर नहीं रह सकता था। नहीं, उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, एक मजबूत संप्रदाय की नींव एक मजबूत प्रमुख पर टिकी होती है। मुझे पहले खुद को मजबूत करना होगा। उसने माधवी की ओर देखा, जो अपने पिता के लिए चिंतित थी। माधवी, आदित्य ने एक शांत और आश्वस्त स्वर में कहा, तुम्हारे पिता की बीमारी गंभीर है। एक साधारण शांत पवन जड़ी बूटी शायद केवल अस्थायी राहत दे। हमें एक बेहतर समाधान की जरूरत होगी। माधवी ने उम्मीद से उसकी ओर देखा। क्या आपके पास कोई बेहतर समाधान है प्रमुख? आदित्य ने एक पल के लिए सोचा। वो सीधे सीधे अपनी तूफानी आत्मा जड़ी बूटी का उल्लेख नहीं कर सकता था, लेकिन वो एक रास्ता बना सकता था। मैं एक शक्तिशाली औषधि के बारे में जानता हूं, लेकिन उसे प्राप्त करना आसान नहीं है। पहले हमें तैयारी करनी होगी, और सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है माइनस हमारी अपनी ताकत। उसने आगे कहा, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। इन 3 दिनों में तुम्हें पर्वत मुष्टि में महारत हासिल करनी होगी, जब तक कि तुम अपनी मुट्ठी से एक छोटे पत्थर को तोड़ न सको। इस बीच मैं एकांत में साधना करूंगा ताकि मैं अपनी शक्ति को बढ़ा सकूं। 3 दिन बाद हम तुम्हारे गांव शिला के लिए प्रस्थान करेंगे। ये एक साहसिक निर्णय था। उसने माधवी के पिता के इलाज को स्थगित कर दिया था, लेकिन उसने उसे एक स्पष्ट लक्ष्य और एक उम्मीद दी थी। माधवी ने उसके तर्क को समझा। एक मजबूत प्रमुख और एक मजबूत शिष्य ही किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जैसा आपका आदेश प्रमुख। माधवी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। माधवी के गुफा से बाहर अभ्यास करने के लिए जाने के बाद आदित्य गुफा के गहरे हिस्से में बैठ गया। अब समय था अपनी साधना शुरू करने का। लेकिन कैसे? उसके पास कोई साधना तकनीक नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद की और ज्वालामुखी विस्फोट मुष्टि के ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके दिमाग में तकनीक के साथ साथ उसे साधने की विधि भी स्पष्ट हो। अध्याय 5, नींव और एक साहसिक निर्णय। आदित्य ने माधवी की कहानी सुनी और उसके मन में तुरंत एक विचार कौंधा, माइनस अपनी तूफानी आत्मा जड़ी बूटी का उपयोग करके उसके पिता को ठीक करना। ये एक शानदार योजना थी जो माधवी की निष्ठा को चरम पर पहुंचा सकती थी। लेकिन तभी प्रणाली का एक ठंडा कठोर नियम उसके दिमाग में गूंजा, जैसे कोई चेतावनी हो। चेतावनी, प्रणाली द्वारा उत्पन्न पुरस्कार, जैसे तूफानी आत्मा जड़ी बूटी शिष्य को देने पर कोई प्रतिफल उत्पन्न नहीं होगा। आदित्य की उत्तेजना पर जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। वो भूल गया था, वह प्रणाली से मिला इनाम माधवी को नहीं दे सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो उसे बदले में कुछ नहीं मिलेगा। यह उसकी सबसे कीमती संपत्ति में से एक को बिना किसी लाभ के देने जैसा होगा। लेकिन अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो उसकी निष्ठा कम हो सकती है, उसने सोचा। और एक बीमार ससुर, मतलब एक शिष्य का पिता, भविष्य में एक अच्छा सहयोगी हो सकता है। यह एक दुविधा थी। एक तरफ तत्काल शक्तिशाली लाभ का लालच था और दूसरी तरफ दीर्घकालिक निवेश और विश्वास का निर्माण। तभी उसे एक और महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। उसके पास ज्वालामुखी विस्फोट मुष्टि जैसी शक्तिशाली तकनीक का ज्ञान था, लेकिन उसका अपना शरीर, वो अभी भी पृथ्वी के एक साधारण लड़के का था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर इतना कम था कि वो उसे महसूस भी नहीं कर सकता था।
मेजबान स्थिति, नाम आदित्य पाटिल, खेती का स्तर 0, अनाध्यात्मिक, मार्शल तकनीक, ज्वालामुखी विस्फोट मुष्टि, ज्ञान मात्र अप्रशिक्षित, सिस्टम पॉइंट्स 200। पैनल पर अपनी स्थिति देखकर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। वो एक संप्रदाय का प्रमुख था जिसके पास एक शिष्य था, लेकिन वो खुद अपने शिष्य से भी कमजोर था। अगर कोई असली खतरा आया तो वो केवल अपने शुरुआती सुरक्षा कवच पर निर्भर नहीं रह सकता था। नहीं, उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, एक मजबूत संप्रदाय की नींव एक मजबूत प्रमुख पर टिकी होती है। मुझे पहले खुद को मजबूत करना होगा। उसने माधवी की ओर देखा, जो अपने पिता के लिए चिंतित थी। माधवी, आदित्य ने एक शांत और आश्वस्त स्वर में कहा, तुम्हारे पिता की बीमारी गंभीर है। एक साधारण शांत पवन जड़ी बूटी शायद केवल अस्थायी राहत दे। हमें एक बेहतर समाधान की जरूरत होगी। माधवी ने उम्मीद से उसकी ओर देखा। क्या आपके पास कोई बेहतर समाधान है प्रमुख? आदित्य ने एक पल के लिए सोचा। वो सीधे सीधे अपनी तूफानी आत्मा जड़ी बूटी का उल्लेख नहीं कर सकता था, लेकिन वो एक रास्ता बना सकता था। मैं एक शक्तिशाली औषधि के बारे में जानता हूं, लेकिन उसे प्राप्त करना आसान नहीं है। पहले हमें तैयारी करनी होगी, और सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है माइनस हमारी अपनी ताकत। उसने आगे कहा, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। इन 3 दिनों में तुम्हें पर्वत मुष्टि में महारत हासिल करनी होगी, जब तक कि तुम अपनी मुट्ठी से एक छोटे पत्थर को तोड़ न सको। इस बीच मैं एकांत में साधना करूंगा ताकि मैं अपनी शक्ति को बढ़ा सकूं। 3 दिन बाद हम तुम्हारे गांव शिला के लिए प्रस्थान करेंगे। ये एक साहसिक निर्णय था। उसने माधवी के पिता के इलाज को स्थगित कर दिया था, लेकिन उसने उसे एक स्पष्ट लक्ष्य और एक उम्मीद दी थी। माधवी ने उसके तर्क को समझा। एक मजबूत प्रमुख और एक मजबूत शिष्य ही किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जैसा आपका आदेश प्रमुख। माधवी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। माधवी के गुफा से बाहर अभ्यास करने के लिए जाने के बाद आदित्य गुफा के गहरे हिस्से में बैठ गया। अब समय था अपनी साधना शुरू करने का। लेकिन कैसे? उसके पास कोई साधना तकनीक नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद की और ज्वालामुखी विस्फोट मुष्टि के ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके दिमाग में तकनीक के साथ साथ उसे साधने की विधि भी स्पष्ट हो गई। प्रणाली ने उसे केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि उसे सीखने का पूरा खाका भी दिया था। तकनीक का पहला चरण था -, ऊर्जा संवेदन। उसे अपने आसपास की हवा में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करना था और उसे अपने शरीर में खींचना था। आदित्य ने ध्यान की मुद्रा में बैठकर गहरी सांसें लेना शुरू कर दिया। घंटों बीत गए। पहले तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, सिवाय बोरियत और पैरों में दर्द के। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बस बैठा रहा, ध्यान केंद्रित करता रहा। फिर धीरे धीरे उसे कुछ महसूस हुआ। एक हल्की सी झुनझुनी, जैसे हजारों छोटी चींटियां उसकी त्वचा पर रेंग रही हों। ये हवा में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा थी। उसका दिल उत्साह से भर गया। उसने उस ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर खींचने की कोशिश की, जैसे वो अपनी सांसों से हवा खींच रहा हो। पहले तो ऊर्जा ने विरोध किया, लेकिन फिर उसकी लगातार कोशिशों के बाद ऊर्जा का एक छोटा सा कण उसके शरीर में प्रवेश कर गया। बधाई हो मेजबान, आपने आध्यात्मिक ऊर्जा के पहले कण को सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया है। खेती का स्तर, देह शोधन - प्रथम स्तर, प्रारंभिक। एक अभूतपूर्व एहसास उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसे लगा जैसे उसकी नसें खुल गई हैं और उसके शरीर में एक गर्म, आरामदायक धारा बह रही है। उसे पहले से कहीं ज्यादा हल्का, मजबूत और जिंदा महसूस हो रहा था। उसकी सुनने और देखने की शक्ति भी थोड़ी बढ़ गई थी। तो ये है मार्शल आर्टिस्ट होने का एहसास, वो आश्चर्य से फुसफुसाया। उसने अपनी मुट्ठी भींची। उसे अपनी मांसपेशियों में एक नई ताकत महसूस हुई। ये एक नशे की तरह था। उसे और चाहिए था। अगले 3 दिन आदित्य ने खुद को पूरी तरह से साधना में डुबो दिया। वो केवल कुछ जंगली फल खाने और पानी पीने के लिए रुकता था। वो लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता रहा, अपने शरीर के हर हिस्से को उस ऊर्जा से भरता रहा। इस बीच माधवी ने भी अविश्वसनीय समर्पण दिखाया। वह दिन रात पर्वत मुष्टि का अभ्यास करती रही। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरे दिन की शाम तक वो एक जोरदार चीख के साथ अपनी मुट्ठी से एक नारियल के आकार के पत्थर को तोड़ने में सफल हो गई। जब आदित्य अपनी साधना से बाहर आया तो वो एक बदला हुआ इंसान था। उसकी आंखें पहले से ज्यादा गहरी और चमकदार थीं और उसके दुबले पतले शरीर में एक छिपी हुई शक्ति का आभास हो रहा था। मेजबान स्थिति, नाम आदित्य पाटिल, खेती का स्तर, देह शोधन - द्वितीय स्तर, मध्य,
मार्शल तकनीक, ज्वालामुखी विस्फोट मुष्टि, प्रारंभिक समझ। सिस्टम पॉइंट्स 200। 3 दिनों में वो शून्य से देह शोधन के दूसरे स्तर पर पहुंच गया था। ये एक ऐसी गति थी जो पराक्रम लोक के सबसे बड़े प्रतिभाशालियों को भी शर्मिंदा कर देती। माधवी ने अपने प्रमुख में आए बदलाव को महसूस किया। वो अब केवल एक रहस्यमयी लड़का नहीं लग रहा था, बल्कि एक सच्चा गुरु लग रहा था। बहुत अच्छा माधवी, आदित्य ने उसके प्रयास को देखकर सिर हिलाया। तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है। उसने अपनी कमर सीधी की और गुफा के मुहाने की ओर देखा, जहां से उगते सूरज की पहली किरणें आ रही थीं। अब समय आ गया है, उसने घोषणा की। हम शिला गांव जाएंगे, लेकिन जाने से पहले मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं। उसकी आंखों के सामने लकी व्हील का पैनल चमक उठा। उसके पास 200 पॉइंट्स थे, यानी 2 मौके। पिछली बार उसे आलू के बीज मिले थे। इस बार उसे उम्मीद थी कि उसकी बढ़ी हुई शक्ति और किस्मत उसे कुछ बेहतर देगी, कुछ ऐसा जो शिला गांव की उनकी यात्रा में उपयोगी साबित हो सके। अध्याय 6, भाग्य का पहिया और एक नया नियम। आदित्य ने अपनी स्थिति को देखा। देह शोधन का दूसरा स्तर। 3 दिनों में यह प्रगति किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए अविश्वसनीय थी, लेकिन आदित्य जानता था कि यह केवल प्रणाली द्वारा प्रदान की गई ज्वालामुखी विस्फोट मुष्टि तकनीक की अंतर्निहित साधना विधि के कारण संभव हुआ था। उसे ये भी एहसास था कि ये शुरुआती उछाल था। आगे का रास्ता और भी कठिन और धीमा होने वाला था। उसकी अपनी स्वाभाविक प्रतिभा बहुत साधारण थी। प्रणाली विश्लेषण। मेजबान की स्वाभाविक साधना गति निम्न श्रेणी की है। वर्तमान गति से देह शोधन के तीसरे स्तर तक पहुंचने में आपको लगभग 87 दिन लगेंगे। 87 दिन? आदित्य ने प्रणाली का संदेश पढ़कर आह भरी। ये बहुत लंबा समय था। उसे अपनी प्रगति को तेज करने के लिए प्रणाली पर और भी अधिक निर्भर रहना होगा। उसकी नजर लकी व्हील पैनल पर पड़ी, जहां 200 सिस्टम पॉइंट्स चमक रहे थे। चलो, इस बार कुछ अच्छा देना, उसने पहिए से गुहार लगाई। पहला स्पिन। उसने 100 पॉइंट्स का उपयोग किया। पहिया तेजी से घूमा और फिर धीरे धीरे रुकने लगा। आदित्य की सांसें रुकी हुई थीं। पहिया एक चमकती हुई तलवार, एक पुरानी किताब और फिर एक छोटे से सूप के कटोरे पर आकर रुक गया। बधाई हो मेजबान, आपको प्राप्त हुआ है पृथ्वी की इंस्टेंट नूडल्स माइनस चिकन फ्लेवर, अद्वितीय श्रेणी। विवरण। एक ऐसी दुनिया से आया भोजन जहां स्वाद और सुविधा सर्वोपरि है। पराक्रम लोक में किसी ने भी इसका स्वाद नहीं चखा है। आध्यात्मिक ऊर्जा 0। आदित्य ने अपनी हथेली में प्रकट हुए इंस्टेंट नूडल्स के रंगीन पैकेट को देखा। एक पल के लिए उसे घर की याद आ गई, लेकिन फिर निराशा ने उसे घेर लिया। पिछली बार आलू, इस बार नूडल्स। क्या मेरी प्रणाली कोई पेंट्री चला रही है? माधवी ने उत्सुकता से पूछा। प्रमुख, यह क्या है? इसमें से अजीब सी सुगंध आ रही है। यह एक बहुत ही दुर्लभ सूखा भोजन है, आदित्य ने झूठ बोला और पैकेट को अपनी जेब में डाल लिया। उसके पास अभी भी 100 पॉइंट्स थे। ये उसका आखिरी मौका था। दूसरा स्पिन। पहिया फिर से घूमा। इस बार आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो परिणाम देखने से डर रहा हो। उसे पहिए के रुकने की टिक की आवाज सुनाई दी। बधाई हो मेजबान, जैकपॉट आपको प्राप्त हुआ है 30 दिन की साधना विशेष पुरस्कार। आदित्य ने अपनी आंखें खोली। क्या? विवरण। यह पुरस्कार मेजबान को तुरंत 30 दिनों की गहन साधना के बराबर का अनुभव और ऊर्जा प्रदान करेगा। क्या आप इसे अभी उपयोग करना चाहेंगे? आदित्य का चेहरा खुशी से खिल उठा। ये किसी भी हथियार या तकनीक से बेहतर था। ये वही था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। हाँ, अभी उपयोग करो, उसने उत्साह से आदेश दिया। अगले ही पल आदित्य के शरीर में एक विशाल गर्म ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उसे लगा जैसे उसने 1 महीने तक बिना रुके, बिना थके साधना की हो। उसके शरीर की हर कोशिका, हर मांसपेशी उस ऊर्जा को सोख रही थी। उसकी हड्डियां मजबूत हो रही थीं और उसकी आध्यात्मिक नसें चौड़ी हो रही थीं। मेजबान की साधना में भारी प्रगति हुई है। खेती का स्तर, देह शोधन, तीसरा स्तर, प्रारंभिक। एक ही झटके में वो दूसरे स्तर से तीसरे स्तर पर पहुंच गया। उसे अपनी नसों में बहती हुई शक्ति का स्पष्ट एहसास हो रहा था। तभी प्रणाली ने एक और घोषणा की, जिसने आदित्य को और भी चकित कर दिया। नई क्षमता अनलॉक, साधना हस्तांतरण। विवरण। मेजबान अब अपनी साधना, खेती के स्तर का एक हिस्सा अपने शिष्यों को हस्तांतरित कर सकता है। यह एक उपहार माना जाएगा और शिष्य प्रतिफल प्रणाली को सक्रिय करेगा। चेतावनी, हस्तांतरित की गई साधना स्थायी रूप से मेजबान के स्तर से कम हो जाएगी। आदित्य की आंखें फैल गईं। वो अपनी मेहनत की कमाई, अपनी साधना अपने शिष्य को दे सकता था और बदले में उसे प्रतिफल भी मिलेगा।
यह एक बहुत ही शक्तिशाली क्षमता थी, लेकिन इसका जोखिम भी उतना ही बड़ा था। नया नियम लागू, मासिक प्रतिफल सीमा, विवरण, मेजबान के और संप्रदाय के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शिष्य पर प्रतिफल प्रणाली प्रति माह केवल 5 बार ही सक्रिय की जा सकती है। महीने में सिर्फ 5 बार। आदित्य ने सोचा। इसका मतलब था कि उसे अपने उपहारों को बहुत सावधानी से चुनना होगा। वो हर छोटी मोटी चीज देकर प्रणाली का फायदा नहीं उठा सकता था। हर उपहार महत्वपूर्ण होना चाहिए। उसने माधवी की ओर देखा। वह देह शोधन के पहले स्तर पर थी। प्रमुख, माधवी ने उसकी चुप्पी को तोड़ते हुए पूछा, आप ठीक तो हैं? आपके शरीर से अचानक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हो रही है। आदित्य मुस्कुराया। मैं पहले से कहीं ज्यादा ठीक हूं माधवी, और अब तुम्हारी बारी है। यह इस महीने माधवी पर उसका तीसरा उपहार होगा। उसके पास अभी भी 2 मौके बचेंगे। ये एक अच्छा निवेश लग रहा था। घुटनों पर बैठो और अपनी आंखें बंद करो, उसने आदेश दिया। माधवी ने बिना कोई सवाल किए आज्ञा का पालन किया। आदित्य ने अपना हाथ उसके सिर के ऊपर रखा। उसने प्रणाली को आदेश दिया, मेरी साधना का वो हिस्सा जो मुझे देह शोधन के दूसरे स्तर से तीसरे स्तर तक ले गया, उसे माधवी को हस्तांतरित कर दो। यह एक सोचा समझा निर्णय था। वो अपनी मूल शक्ति को जोखिम में नहीं डाल रहा था, बल्कि केवल उस अतिरिक्त शक्ति को दे रहा था जो उसने अभी अभी जीती थी। साधना हस्तांतरण की पुष्टि करें। मेजबान का स्तर देह शोधन माइनस दूसरे स्तर चरम पर वापस आ जाएगा। पुष्टि करो। आदित्य को महसूस हुआ कि उसके शरीर से ऊर्जा का एक हिस्सा निकलकर उसके हाथ के माध्यम से माधवी के शरीर में जा रहा है। उसका अपना स्तर तुरंत गिर गया, लेकिन उसे कोई कमजोरी महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो जानता था कि आगे क्या होने वाला है। माधवी का शरीर कांपने लगा। उसे महसूस हुआ कि एक शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही है, उसकी आध्यात्मिक नसों को भर रही है और उसकी शक्ति को तेजी से बढ़ा रही है। शिष्य, माधवी का स्तर बढ़ गया है। देह शोधन माइनस दूसरा स्तर मध्य। शिष्य प्रतिफल प्रणाली सक्रिय। मेजबान ने शिष्य को एक स्तर की साधना प्रदान की है। 500 गुना प्रतिफल ट्रिगर हुआ है। बधाई हो मेजबान, आपको प्राप्त हुआ है 500 गुना साधना अनुभव। आदित्य के शरीर में एक और पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा ऊर्जा का विस्फोट हुआ। जो स्तर उसने खोया था वो उसे कई गुना होकर वापस मिल गया। मेजबान की साधना में भारी प्रगति हुई है। खेती का स्तर, देह शोधन, चौथा स्तर प्रारंभिक। एक ही पल में वो दूसरे स्तर से चौथे स्तर पर पहुंच गया। आदित्य ने अपनी मुट्ठियां भींची, अपनी नई शक्ति के प्रवाह को महसूस करते हुए। यह प्रणाली, ये तो स्वर्ग को भी चुनौती दे सकती थी। धीमी साधना गति, कोई बात नहीं। जब तक उसके पास शिष्य हैं और देने के लिए चीजें हैं, उसकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। माधवी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में पूर्ण आश्चर्य और श्रद्धा थी। प्रमुख, ये शक्ति आपने मुझे, ये संप्रदाय की ओर से एक उपहार है, आदित्य ने शांति से कहा, जैसे ये कोई बड़ी बात न हो। मजबूत बनो माधवी, क्योंकि अब हम तुम्हारे गांव जा रहे हैं और मुझे शक है कि वहां चीजें उतनी सरल नहीं होंगी जितनी दिखती हैं। उसने अपनी जेब में रखे इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट को छुआ। शायद ये बेकार चीज भी किसी काम आ जाए। अध्याय 7, शिला गांव की यात्रा और पहला टकराव। देह शोधन चौथा स्तर। आदित्य ने अपनी स्थिति को देखते हुए मन ही मन दोहराया। 12 महान स्तरों में से पहले स्तर के 9 उपस्तरों में से वो चौथे पर था। ये अभी भी शुरुआत थी, एक विशाल महासागर में एक छोटी सी बूंद, लेकिन उसके लिए ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। उसकी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। माधवी, तैयार हो जाओ, उसने घोषणा की। हम अभी शिला गांव के लिए निकल रहे हैं। माधवी, जो अभी भी अपनी नई शक्ति से अचंभित थी, ने तुरंत सिर हिलाया। देह शोधन के दूसरे स्तर पर पहुंचकर उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। उन्होंने गुफा छोड़ी, जो उनके संप्रदाय का पहला अस्थायी मुख्यालय था, और जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। माधवी के मार्गदर्शन में वे शिला गांव की ओर बढ़ने लगे। लगभग 2 घंटे तक चलने के बाद जब वे जंगल के एक घने हिस्से से गुजर रहे थे तो माधवी अचानक रुक गई। प्रमुख, सावधान, उसने फुसफुसाया। आदित्य तुरंत सतर्क हो गया। उसकी बढ़ी हुई इंद्रियों ने भी कुछ महसूस किया था। -1 भारी हिंसक आभा जो पास की झाड़ियों से आ रही थी। गुर्रर, एक गहरी डरावनी गुर्राहट के साथ एक विशालकाय भेड़िया झाड़ियों से बाहर निकला। ये एक सामान्य भेड़िया नहीं था। इसका आकार एक छोटे बैल के बराबर था। इसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और इसके नुकीले दांतों से लार टपक रही थी। यह एक डैश रक्त नेत्र भेड़िया डैश है।
माधवी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। ये देह शोधन के तीसरे स्तर का एक आध्यात्मिक जानवर है, हम इससे नहीं लड़ सकते। आदित्य ने उस भेड़िए को देखा। उसकी हिंसक आभा स्पष्ट रूप से देह शोधन के तीसरे स्तर की थी। कुछ दिन पहले ये जानवर उनके लिए मौत का सामान होता, लेकिन अब। माधवी, पीछे हटो, आदित्य ने शांति से कहा और एक कदम आगे बढ़ाया, सीधे उस भेड़िए के सामने। प्रमुख, नहीं, माधवी चिल्लाई, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन आदित्य ने उसकी बात नहीं सुनी। ये उसकी नई शक्ति का परीक्षण करने का एकदम सही अवसर था। वो जानना चाहता था कि देह शोधन के चौथे स्तर और एक उन्नत मार्शल तकनीक का संयोजन कितना शक्तिशाली हो सकता है। भेड़िए ने आदित्य को अपने शिकार के रूप में देखा। एक जोरदार दहाड़ के साथ वो अपनी पूरी ताकत से आदित्य की ओर झपटा। उसके पंजे हवा को चीर रहे थे। आदित्य अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। जैसे ही भेड़िया उस तक पहुंचा, आदित्य की आंखों में एक तेज चमक आई। ज्वालामुखी विस्फोट मुष्टि। उसने अपनी कमर घुमाई, अपनी सारी शारीरिक शक्ति और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी दाहिनी मुट्ठी में केंद्रित किया। उसकी मुट्ठी एक पल के लिए हल्की लाल हो गई, जैसे उसमें लावा भरा हो। उसने सीधे भेड़िए के सिर पर प्रहार किया। धमाका! एक गगनभेदी आवाज हुई। ये केवल मांस और हड्डी के टकराने की आवाज नहीं थी, बल्कि ऊर्जा के विस्फोट की आवाज थी। रक्त नेत्र भेड़िया, जो अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, एक पल के लिए हवा में जम सा गया। फिर उसका विशाल शरीर एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया और 10 मीटर दूर एक पेड़ से जाकर टकराया। पेड़ जोर से हिल गया और भेड़िए का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर पर एक बड़ा जला हुआ गड्ढा था। एक ही मुक्के में मौत। माधवी का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसने अपनी आंखों से जो देखा, उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। देह शोधन के तीसरे स्तर का एक खूंखार आध्यात्मिक जानवर एक ही मुक्के में मारा गया। उसके प्रमुख कितने शक्तिशाली थे। आदित्य ने अपनी मुट्ठी को देखा, जिसमें से अभी भी हल्का धुआं निकल रहा था। वो खुद भी परिणाम से हैरान था। उसे पता था कि वो मजबूत हो गया है, लेकिन इतना? ज्वालामुखी विस्फोट मुष्टि वास्तव में एक भयानक तकनीक थी। तभी झाड़ियों में फिर से हलचल हुई। कौन है वहां? बाहर आओ, आदित्य चिल्लाया, अपनी मुट्ठी फिर से कसते हुए। इस बार 3 आदमी बाहर निकले। बीच में वही डाकुओं का सरगना था, जिसका सामना उन्होंने पहले किया था, लेकिन इस बार उसके साथ 2 और लोग थे और उनकी आभा पहले वालों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। सरगना ने मरे हुए भेड़िए को देखा और फिर आदित्य को। उसकी आंखों में डर और अविश्वास था। तुमने इसे मारा? उसने हकलाते हुए पूछा। यह कैसे संभव है? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। अब बहुत देर हो चुकी है। लड़कों, ये लड़का अजीब है, लेकिन ये अकेला है। इसे खत्म कर दो। सरगना ने अपने आदमियों को आदेश दिया, लेकिन उसकी अपनी आवाज कांप रही थी। 2 नए डाकू, जो दोनों देह शोधन के दूसरे स्तर पर थे, अपनी तलवारें लेकर आदित्य की ओर दौड़े। आदित्य मुस्कुराया। सही समय पर आए हो। मुझे कुछ और अभ्यास की जरूरत थी। वो एक धुंधली आकृति में बदल गया और डाकुओं के बीच पहुंच गया। उसने अपनी तलवारें उठाने से पहले ही आदित्य के 2 तेज मुक्के उनके पेट में लगे। दोनों डाकू दर्द से दोहरे हो गए और जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से झाग निकलने लगा। वे बेहोश हो चुके थे। अब केवल सरगना बचा था। वो डर के मारे जम गया था। उसकी भागने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। आदित्य धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। अब बताओ, उसने कहा, तुम लोग माधवी का पीछा क्यों कर रहे थे? केवल एक शांत पवन जड़ी बूटी के लिए इतना जोखिम कौन उठाता है? सरगना डर से कांप रहा था। मुझे माफ कर दो स्वामी। हम केवल आदेशों का पालन कर रहे थे। किसके आदेश? आदित्य ने पूछा। उसकी आवाज में ठंडक थी। शिला गांव के वैद्य भार्गव। सरगना ने एक ही सांस में सब उगल दिया। उन्होंने हमें काम पर रखा था। उन्होंने कहा कि गांव के मुखिया की बेटी शहर से एक जड़ी बूटी लेकर आ रही है। हमें उसे रोकना था और जड़ी बूटी छीननी थी। उन्होंने कहा कि अगर वह जड़ी बूटी मुखिया तक पहुंच गई तो उनकी सारी योजना बर्बाद हो जाएगी। आदित्य और माधवी दोनों चौंक गए। वैद्य भार्गव? माधवी ने अविश्वास से कहा। लेकिन वो तो मेरे पिता के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक हैं। वो उनका इलाज कर रहे हैं। आदित्य की आंखें सिकुड़ गईं। अब उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। मुखिया की बीमारी कोई प्राकृतिक बीमारी नहीं थी। ये एक साजिश थी और गांव का वैद्य ही इसका मुख्य अपराधी था। उसने मरे हुए भेड़िए और बेहोश डाकुओं को देखा।
यह यात्रा उतनी सीधी नहीं होने वाली थी जितनी उसने सोची थी। शिला गांव में एक बड़ा रहस्य और एक खतरनाक दुश्मन उनका इंतजार कर रहा था। अध्याय 8, हत्या का प्रतिफल और एक चालाक योजना। जिस क्षण आदित्य के मुक्के ने रक्त नेत्र भेड़िए की जान ली, उसके दिमाग में प्रणाली की एक नई अप्रत्याशित सूचना गूंजी। मेजबान ने अपने से निम्न स्तर के दुश्मन देह शोधन -3 स्तर को सफलतापूर्वक मार दिया है। स्तर के अंतर के कारण एक छोटा पुरस्कार ट्रिगर हुआ है। आपको प्राप्त हुआ है एक X निम्न श्रेणी की शक्ति वर्धक गोली, 10 सिस्टम पॉइंट्स। आदित्य एक पल के लिए रुका। क्या मारने पर भी पुरस्कार मिलता है? ये एक नया और रोमांचक विकास था। उसने तुरंत गोली की जानकारी जांची। वस्तु निम्न श्रेणी की शक्ति वर्धक गोली। प्रभाव देह शोधन स्तर के किसी भी उपयोगकर्ता की शारीरिक शक्ति को अस्थायी रूप से 10% तक बढ़ा देती है। अवधि 10 मिनट। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन ये मुफ्त में मिली थी। फिर उसने उन 2 डाकुओं को देखा जिन्हें उसने बेहोश किया था। वे अभी भी जमीन पर पड़े कराह रहे थे। अगर मैं इन्हें मार दूं, उसने सोचा। वे दोनों देह शोधन के दूसरे स्तर पर थे, जो उससे 2 स्तर नीचे थे। शायद उसे कुछ और छोटे पुरस्कार मिल जाएं। लेकिन फिर उसने कांपते हुए डाकुओं के सरगना को देखा, जिसने अभी अभी वैद्य भार्गव का राज खोला था। उसे मारना आसान था, लेकिन उससे मिली जानकारी कहीं ज्यादा कीमती थी। तुम्हारी जानकारी ने तुम्हारी जान बचा ली, आदित्य ने सरगना से ठंडे स्वर में कहा। अब यहाँ से दफा हो जाओ, और अगर शिला गांव के आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हें इस भेड़िए से भी बदतर मौत दूंगा। सरगना को जैसे जीवन दान मिल गया हो। वो सिर पर पांव रखकर भागा, अपने बेहोश साथियों को भी पीछे छोड़ गया। आदित्य ने बेहोश डाकुओं की ओर देखा। उन्हें मारना क्रूरता होगी और उनसे मिलने वाला इनाम शायद बहुत कम होगा। हम हत्यारे नहीं हैं, उसने खुद से कहा और माधवी की ओर मुड़ा। लेकिन हम न्याय करेंगे। माधवी अभी भी सदमे में थी। वैद्य भार्गव, वो ऐसा क्यों करेंगे? मेरे पिता ने हमेशा उन पर भरोसा किया। सत्ता का लालच, माधवी, आदित्य ने कहा। शायद वो तुम्हारे पिता की जगह गांव का मुखिया बनना चाहता है। अगर तुम्हारे पिता मर जाते तो गांव को एक नए मुखिया की जरूरत पड़ती, और एक सम्मानित वैद्य से बेहतर उम्मीदवार कौन होता? माधवी की आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ भर आए। हमें उसे रोकना होगा, हमें अपने पिता को बचाना होगा। हम बचाएंगे, आदित्य ने उसे आश्वासन दिया। लेकिन हम सीधे उसके पास नहीं जा सकते। वह चालाक है। अगर हम उस पर आरोप लगाते हैं तो गांव वाले हम पर विश्वास करने के बजाय उसे ही निर्दोष मानेंगे। हमें सबूत चाहिए। उसने एक योजना बनानी शुरू की। हम गांव में अजनबियों की तरह प्रवेश करेंगे। तुम अपना चेहरा ढक लेना ताकि कोई तुम्हें पहचान न सके। हम पहले एक सराय में रुकेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। माधवी ने सिर हिलाया। वो पूरी तरह से आदित्य के नेतृत्व पर भरोसा कर रही थी। वे शिला गांव पहुंचे। यह एक शांत और समृद्ध दिखने वाला गांव था, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ था। लोग अपने दैनिक कामों में व्यस्त थे, और किसी को भी उस साजिश का अंदाजा नहीं था जो उनके मुखिया के खिलाफ रची जा रही थी। योजना के अनुसार माधवी ने अपने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लिया और वे गांव की एकमात्र सराय शांत सरोवर सराय डैस में पहुंचे। सराय का मालिक एक मोटा, हंसमुख दिखने वाला आदमी था। स्वागत है यात्रियों। 2 कमरे चाहिए या एक? 1 कमरा, आदित्य ने कहा और कुछ तांबे के सिक्के काउंटर पर रख दिए। कमरे में पहुंचकर आदित्य ने अपनी योजना का अगला हिस्सा बताया। आज रात जब सब सो जाएंगे, मैं वैद्य भार्गव के घर में जाऊंगा। मुझे यकीन है कि वहां मुझे जहर या उसके अपराध का कोई और सबूत जरूर मिलेगा। मैं आपके साथ चलूंगी, माधवी ने तुरंत कहा। नहीं, आदित्य ने दृढ़ता से मना किया। तुम यहीं रहोगी। अगर मैं मुसीबत में फंस गया तो तुम्हें मदद के लिए जाना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर वैद्य तुम्हें पहचान गया तो वो और भी सतर्क हो जाएगा। ये काम मुझे अकेले ही करना होगा। माधवी हिचकिचाई, लेकिन उसने प्रमुख के आदेश को स्वीकार कर लिया। आधी रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, आदित्य चुपके से सराय से बाहर निकला। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और रात के अंधेरे में एक परछाई की तरह आगे बढ़ रहा था। देह शोधन के चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद उसकी चपलता और गति एक सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा थी। वो आसानी से वैद्य भार्गव के घर पहुंच गया, जो गांव के केंद्र में एक बड़ा और सुंदर घर था। उसने चारों ओर देखा। कोई गार्ड नहीं था। वैद्य को अपनी प्रतिष्ठा पर पूरा भरोसा था। आदित्य ने दीवार फांदी और आंगन में कूद गया। उसने एक खिड़की खोली जो थोड़ी सी ढीली थी और घर के अंदर दाखिल हो गया। घर में अंधेरा और खामोशी थी। वो दबे पांव उस कमरे की ओर बढ़ा जो वैद्य का अध्ययन कक्ष या क्लिनिक लग रहा था। कमरे में जड़ी बूटियों और दवाओं की तेज गंध थी। उसने अलमारियों और दराजों की तलाशी लेनी शुरू की।
उसे कई सामान्य जड़ी बूटियां मिली, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं था। शायद उसने इसे कहीं और छिपाया है, आदित्य ने सोचा। तभी उसकी नजर फर्श पर लगे एक कालीन पर पड़ी। उसका एक कोना थोड़ा सा उठा हुआ था। आदित्य ने कालीन हटाया। नीचे एक गुप्त तहखाने का दरवाजा था। उसने सावधानी से दरवाजा खोला। नीचे से एक ठंडी सड़ी हुई गंध आई। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा। तहखाना एक गुप्त प्रयोगशाला जैसा था। दीवारों पर अजीबोगरीब जार रखे थे, जिनमें जहरीले कीड़े और सरीसृप बंद थे। एक मेज पर कई बोतलें और शीशियां रखी थीं। आदित्य ने एक शीशी उठाई। उसमें एक गहरे बैंगनी रंग का तरल था। प्रणाली विश्लेषण सक्रिय। वस्तु धीमी मृत्यु, जहर श्रेणी निम्न प्रभाव। यह जहर आध्यात्मिक ऊर्जा को धीरे धीरे नष्ट करता है और शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। इसका कोई स्वाद या गंध नहीं होता और इसके लक्षण एक प्राकृतिक बीमारी की तरह लगते हैं। इलाज केवल तूफानी आत्मा जड़ी बूटी जैसी शक्तिशाली शुद्धिकरण औषधि ही इसके प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है। मिल गया, आदित्य फुसफुसाया। यही वो जहर था जो माधवी के पिता को दिया जा रहा था, और इसका इलाज वही जड़ी बूटी थी जो उसके पास थी। सब कुछ जुड़ रहा था। उसने जहर की शीशी को सबूत के तौर पर उठा लिया। जैसे ही वो मुड़ने वाला था, उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी। तो आखिर एक चूहा मेरे जाल में फंस ही गया। आदित्य तेजी से मुड़ा। तहखाने के दरवाजे पर वैद्य भार्गव खड़ा था। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी और उसकी आंखों में हत्या का इरादा। वो अकेला नहीं था। उसके पीछे दो हट्टे कट्टे गार्ड खड़े थे, जिनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। वैद्य भार्गव, आदित्य ने शांति से कहा, जबकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं हैरान हूं कि तुम यहां तक पहुंच गए, वैद्य ने कहा, लेकिन तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। आदित्य ने उनकी शक्ति का अंदाजा लगाया। दोनों गार्ड देह शोधन के तीसरे स्तर पर थे, लेकिन वैद्य भार्गव, उसकी आभा उन सबसे कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक थी। दुश्मन का पता चला। वैद्य भार्गव खेती का स्तर, देह शोधन 5वां स्तर। आदित्य की आंखें सिकुड़ गईं। 5वां स्तर, वो उससे एक स्तर ऊपर था। ये एक खतरनाक स्थिति थी, लेकिन प्रणाली के नए नियम के अनुसार यह एक बहुत बड़ा अवसर भी था। अगर वो किसी तरह वैद्य भार्गव को मारने में कामयाब हो गया तो मिलने वाला पुरस्कार अविश्वसनीय होगा। अध्याय 9, तहखाने की लड़ाई और अप्रत्याशित लाभ। देह शोधन 5वां स्तर। आदित्य ने वैद्य भार्गव की शक्ति को महसूस करते हुए मन ही मन दोहराया। ये एक गंभीर समस्या थी। वो खुद चौथे स्तर पर था और मार्शल आर्ट की दुनिया में एक पूरे स्तर का अंतर भी बहुत बड़ा होता है। ऊपर से 2 तीसरे स्तर के गार्ड भी थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? वैद्य भार्गव की आवाज में जहर घुला था। लेकिन कोई बात नहीं, तुम यहीं दफन हो जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने अपने गार्डों को इशारा किया। इसे खत्म कर दो। दोनों गार्ड, जिनकी आंखें भावशून्य थीं, अपनी कमर से बंधी चौड़ी तलवारें निकालते हुए आदित्य की ओर बढ़े। आदित्य जानता था कि उसे तेजी से काम करना होगा। उसे पहले इन दोनों गार्डों से निपटना होगा, तभी उसे वैद्य का सामना करने का मौका मिलेगा। ये एक जोखिम है, लेकिन एक अवसर भी, उसने सोचा, प्रणाली के नए नियम को याद करते हुए। जैसे ही पहला गार्ड उस पर झपटा, आदित्य नीचे झुका और उसके वार से बच गया। उसी समय उसने अपनी जेब से वो डैश शक्ति वर्धक गोली डैश निकाली जो उसे भेड़िए को मारने पर मिली थी, और उसे तुरंत निगल लिया। निम्न श्रेणी की शक्ति वर्धक गोली का उपयोग किया गया है। मेजबान की शारीरिक शक्ति 10 मिनट के लिए 10% बढ़ गई है। आदित्य को अपनी मांसपेशियों में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। वो जमीन से उछला और अपनी पूरी ताकत से उस गार्ड की पसलियों में एक घूंसा मारा जो अभी अभी उससे चूका था। क्रैक, हड्डियों के टूटने की एक भयानक आवाज आई। गार्ड की आंखों में आश्चर्य का भाव उभरा और वो दर्द से चिल्लाता हुआ पीछे गिर गया। उसकी सांसें अटक गईं। दूसरा गार्ड ये देखकर चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत अपनी तलवार आदित्य के गले की ओर चला दी। आदित्य पीछे नहीं हटा। उसने अपनी डैश ज्वालामुखी विस्फोट मुष्टि डैश को सक्रिय किया। उसकी मुट्ठी लाल हो गई। उसने तलवार की धार से सीधे टकराने का जोखिम उठाने के बजाय तलवार के सपाट हिस्से पर प्रहार किया। बैंग, एक धातु के टकराने की जोरदार आवाज हुई। गार्ड की तलवार उसके हाथ से छूटकर हवा में उछल गई और दूर जाकर गिरी। उसका पूरा हाथ झनझना गया और सुन्न पड़ गया। आदित्य ने इस मौके को नहीं गंवाया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी दूसरी मुट्ठी से सीधे गार्ड के सीने पर वार किया। ऊर्जा का एक छोटा विस्फोट हुआ और गार्ड का शरीर एक टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की दीवार से जा टकराया और बेजान होकर नीचे गिर गया। मेजबान ने अपने से निम्न स्तर के दुश्मन
देह शोधन माइनस तीसरा स्तर को सफलतापूर्वक मार दिया है। स्तर के अंतर के कारण एक छोटा पुरस्कार ट्रिगर हुआ है, आपको प्राप्त हुआ है 10% साधना अनुभव, देह शोधन माइनस तीसरा स्तर। X निम्न श्रेणी की मरहम की गोली 20 सिस्टम पॉइंट्स। आदित्य के शरीर में ऊर्जा का एक छोटा सा प्रवाह हुआ जिससे उसकी साधना थोड़ी और मजबूत हो गई। उसे एक गोली भी मिली जो शायद भविष्य में काम आ सकती थी। ये सब कुछ ही सेकंड में हुआ था। वैद्य भार्गव, जो ये सब देख रहा था, हैरान रह गया। उसकी आंखों में अब आश्चर्य की जगह सावधानी और गुस्सा था। तुम साधारण नहीं हो। देह शोधन के चौथे स्तर पर होकर तुमने मेरे 2 सबसे अच्छे गार्डों को इतनी आसानी से हरा दिया। अब तुम्हारी बारी है वैद्य, आदित्य ने हाँफते हुए कहा। शक्तिवर्धक गोली का असर अभी भी था, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट मुष्टि के लगातार उपयोग ने उसकी काफी ऊर्जा खत्म कर दी थी। मूर्ख लड़के, वैद्य भार्गव हंसा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं तुमसे एक पूरे स्तर ऊपर हूँ। वैद्य अपनी जगह से हिला। उसकी गति आदित्य की कल्पना से भी तेज थी। एक पल में वो आदित्य के सामने आ गया। उसने कोई हथियार नहीं निकाला। उसने अपनी उंगलियों को एक पंजे का आकार दिया जो एक अजीब हरे रंग की चमक से चमक रही थी। जहरीला पंजा। आदित्य को एक तीव्र खतरे का एहसास हुआ। उसने अपनी बाहें क्रॉस करके खुद को बचाने की कोशिश की। वैद्य के पंजे उसकी बाहों से टकराए। स्लैश। आदित्य को लगा जैसे 5 गर्म चाकू उसकी त्वचा को चीर गए हों। वो दर्द से चिल्लाता हुआ कई कदम पीछे हट गया। उसकी आस्तीनें फट चुकी थीं और उसकी बाहों पर 5 गहरे काले घाव बन गए थे जिनमें से काला खून निकल रहा था। चेतावनी, मेजबान को सड़न जहर से जहर दिया गया है। आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है। हा हा हा, वैद्य भार्गव हंसा। मेरा जहरीला पंजा केवल मांस को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी सड़ा देता है। अब तुम धीरे धीरे एक दर्दनाक मौत मरोगे। आदित्य ने अपने घावों को देखा। जहर तेजी से फैल रहा था। उसे चक्कर आ रहे थे। उसकी शक्ति तेजी से कम हो रही थी। मैं हार रहा हूं, उसने सोचा। तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, एक बहुत ही अजीब और हताश विचार। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट निकाला। वैद्य भार्गव, वो चिल्लाया जैसे वो कोई तुरुप का इक्का चल रहा हो। क्या तुम जानते हो ये क्या है? ये स्वर्गीय अग्नि सर्प का अंडा है। अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया तो मैं इसे फोड़ दूंगा और हम दोनों इसके क्रोध में जलकर राख हो जाएंगे। उसने नूडल्स के पैकेट को ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई बहुत ही कीमती और खतरनाक चीज हो। वैद्य भार्गव एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में उलझन थी। स्वर्गीय अग्नि सर्प, यह क्या बकवास है? मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना, क्योंकि ये इस दुनिया की चीज ही नहीं है। आदित्य ने पूरे आत्मविश्वास से झूठ बोला। ये एक उच्चतर लोक का खजाना है। इसकी शक्ति की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। पैकेट के रंगीन डिजाइन और उस पर बने अजीबोगरीब चित्र, चिकन और नूडल्स की तस्वीर ने वैद्य को और भी भ्रमित कर दिया। वो लालच और डर के बीच फंस गया। क्या ये सच में कोई खजाना था या ये लड़का सिर्फ उसे धोखा दे रहा था? आदित्य को पता था कि ये धोखा ज्यादा देर नहीं चलेगा। उसे इसी मौके का फायदा उठाना था। उसने अपनी बची खुची सारी ताकत और आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी दाहिनी मुट्ठी में समेटा। इस बार उसने ज्वालामुखी विस्फोट मुष्टि की पूरी शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया, भले ही इसके बाद वो पूरी तरह से निढाल हो जाए। अगर मरना ही है तो तुम्हें साथ लेकर मरूंगा, वो चिल्लाया और नूडल्स का पैकेट वैद्य की ओर फेंकते हुए खुद उसकी ओर झपटा। वैद्य की सहज प्रतिक्रिया पैकेट को पकड़ने की हुई। एक पल के लिए उसका ध्यान बट गया, और वही एक पल आदित्य के लिए काफी था। उसकी लाल चमकती हुई मुट्ठी, जिसमें उसकी सारी उम्मीदें और ताकत थी, सीधे वैद्य भार्गव के सीने से जा टकराई जहां उसका दिल था। बूम! तहखाने में एक कानफाड़ू विस्फोट हुआ। धूल और मलबा चारों ओर फैल गया। जब धूल छंटी तो आदित्य घुटनों के बल जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ रही थीं। उसका शरीर जहर और थकावट से कांप रहा था, और उसके सामने वैद्य भार्गव खड़ा था। उसके सीने पर एक बड़ा जला हुआ छेद था जिसमें से धुआं निकल रहा था। उसकी आंखों में पूर्ण अविश्वास था। ये कैसे? वो अपने आखिरी शब्द फुसफुसाया और बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। आदित्य के दिमाग में प्रणाली की अब तक की सबसे शानदार घोषणा गूंजी। अविश्वसनीय उपलब्धि। मेजबान ने अपने से उच्च स्तर के दुश्मन देह शोधन -5वां स्तर को सफलतापूर्वक मार दिया है। एक विशाल पुरस्कार ट्रिगर हुआ है, आपको प्राप्त हुआ है। वैद्य भार्गव की साधना का 50%। 1x मध्यम श्रेणी की विषनाशक गोली।
1x जहरीला पंजा मार्शल तकनीक निम्न श्रेणी। 200 सिस्टम पॉइंट्स। आदित्य ने बिना एक पल सोचे प्रणाली के स्टोरेज से डैश मध्यम श्रेणी की विषनाशक गोली डैश निकाली और उसे निगल लिया। एक ठंडी ऊर्जा उसके शरीर में फैल गई और जहर के प्रभाव को तेजी से खत्म करने लगी। लेकिन असली पुरस्कार तो कुछ और था। वैद्य भार्गव की आधी साधना ऊर्जा एक बवंडर की तरह आदित्य के शरीर में समाने लगी। मेजबान की साधना में एक बड़ी छलांग। खेती का स्तर, देह शोधन 5वां स्तर प्रारंभिक। एक ही झटके में वो चौथे स्तर से 5वें स्तर पर पहुंच गया। आदित्य जमीन पर लेटा हुआ था, दर्द में थका हुआ लेकिन विजयी। उसने न केवल एक शक्तिशाली दुश्मन को हराया था, बल्कि एक अविश्वसनीय लाभ भी प्राप्त किया था। उसने जमीन पर पड़े इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट को देखा। शायद तुम इतने भी बेकार नहीं हो, वो मुस्कुराते हुए फुसफुसाया। Would you like me to write the next chapter focusing on Aditya? अध्याय 10 पलायन, एक नया रहस्य और संप्रदाय का भविष्य। मेजबान की साधना में एक बड़ी छलांग। खेती का स्तर, देह शोधन 5वां स्तर प्रारंभिक। आदित्य के शरीर में ऊर्जा का एक शक्तिशाली बवंडर उठा और फिर शांत हो गया। वो अब देह शोधन के 5वें स्तर पर था। वैद्य भार्गव को मारने का जोखिम एक अविश्वसनीय पुरस्कार में बदल गया था। विषनाशक गोली ने उसके शरीर में फैले जहर को बेअसर कर दिया था और हालांकि वो बुरी तरह थका हुआ था, पर उसकी जान बच गई थी। वो हांफता हुआ जमीन पर लेटा था, लेकिन उसके पास आराम करने का समय नहीं था। उसे यहाँ से निकलना था और जल्दी निकलना था। उसने अपनी जेब में जहर की शीशी को टटोला। सबूत उसके पास था। उसने वैद्य भार्गव के बेजान शरीर की ओर देखा। क्या इसके पास कुछ और भी हो सकता है? उसने अपनी बची खुची ताकत से खुद को घसीटते हुए वैद्य के शरीर तक पहुंचाया और उसकी तलाशी लेने लगा। उसकी जेबों में कुछ सिक्के और जड़ी बूटियों के अलावा कुछ खास नहीं था। लेकिन फिर आदित्य की नजर वैद्य के गले में लटके एक ताबीज पर पड़ी। ये साधारण नहीं लग रहा था। ये काले लोहे का बना था और उस पर एक अजीब सा प्रतीक खुदा हुआ था, -1 पंख वाला सांप जो अपनी ही पूंछ को खा रहा था। आदित्य ने उसे खींचकर तोड़ लिया और अपनी जेब में डाल लिया। उसे लगा कि ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तभी उसे ऊपर से आती हुई कुछ आवाजें सुनाई दी। अरे, तहखाने से विस्फोट की आवाज आई। जाकर देखो, वैद्य जी ठीक तो हैं। गांव वाले जाग गए थे। आदित्य की आंखों में घबराहट दौड़ गई। अगर वो यहाँ पकड़ा गया तो उसे मुखिया के हत्यारे के रूप में देखा जाएगा, भले ही उसके पास कोई भी सबूत हो। उसे तुरंत भागना था। उसने चारों ओर देखा। तभी उसकी नजर तहखाने की दूसरी दीवार पर पड़ी। वहां कुछ पुराने बक्सों के पीछे दीवार का एक हिस्सा थोड़ा अलग दिख रहा था। यह एक गुप्त मार्ग हो सकता था। उसने अपनी नई 5वें स्तर की शक्ति का उपयोग करते हुए बक्सों को एक तरफ धकेला। जैसा उसने सोचा था, वहां एक संकरा अंधेरा रास्ता था। बिना एक पल सोचे वो उसमें घुस गया। जैसे ही वो सुरंग में गायब हुआ, 2 गांव वाले मशालों के साथ तहखाने में दाखिल हुए। उन्होंने वैद्य भार्गव और उसके गार्डों के शवों को देखा और उनकी भयभीत चीखें पूरे घर में गूंज उठी। आदित्य ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अंधेरी सीलन भरी सुरंग में दौड़ता रहा। ये सुरंग उसे गांव के बाहर जंगल के किनारे एक सूखी झाड़ी के पीछे ले आई। वह लड़खड़ाते हुए सराय की ओर वापस भागा। जब वो अपने कमरे की खिड़की से अंदर कूदा तो उसने माधवी को बेचैनी से टहलते हुए पाया। प्रमुख, उसे घायल और थका हुआ देखकर वो उसकी ओर दौड़ी। आप ठीक तो हैं? मैंने गांव में शोर सुना और मैं ठीक हूं, आदित्य ने हाँफते हुए कहा। लेकिन हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। उसने जल्दी से उसे सब कुछ बताया, माइनस वैद्य का गुप्त तहखाना, जहर, लड़ाई और उसका पलायन। उसने उसे जहर की शीशी दिखाई। माधवी की आंखें जहर की शीशी को देखकर गुस्से से भर गईं। लेकिन जब उसने आदित्य के 5वें स्तर पर पहुंचने की बात सुनी तो उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। अपने से एक स्तर ऊपर के दुश्मन को मारकर उसका स्तर हासिल कर लेना, माइनस ये कैसी दैवी क्षमता थी। अब हम क्या करेंगे प्रमुख? उसने पूछा। वैद्य मर चुका है, लेकिन गांव वाले आपको उसका हत्यारा मानेंगे। पहले हमें तुम्हारे पिता को ये जहर दिखाना होगा और उन्हें तूफानी आत्मा जड़ी बूटी डैश देनी होगी। आदित्य ने योजना बनाई। लेकिन हम मुख्य दरवाजे से नहीं जा सकते। हमें चुपके से अंदर जाना होगा। माधवी ने सिर हिलाया। मैं एक रास्ता जानती हूँ। मेरे कमरे में एक गुप्त मार्ग है जो सीधे बगीचे में खुलता है। वे दोनों रात के अंधेरे में फिर से निकले। इस बार माधवी उसे मुखिया के विशाल घर के पीछे ले गई। उसने दीवार के एक हिस्से को दबाया और एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। वे चुपचाप घर में दाखिल हुए और सीधे मुखिया विक्रम पाटिल के कक्ष में पहुंचे। विक्रम पाटिल बिस्तर पर लेटे हुए थे।
वो एक समय के मजबूत और शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन अब उनका चेहरा पीला और कमजोर लग रहा था। उनकी सांसें उखड़ी हुई थीं। पिताजी, माधवी उनके पास दौड़ गई। विक्रम पाटिल ने अपनी आंखें खोली। माधवी, बेटी, तुम आ गई, लेकिन तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वैद्य भार्गव, वो अब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पिताजी, माधवी ने आंसू पोंछते हुए कहा। आदित्य आगे बढ़ा। मुखिया जी, मैं आदित्य पाटिल, सह्याद्री पर्वत संप्रदाय का प्रमुख हूं। आपके साथ जो हो रहा है वो कोई बीमारी नहीं है, आपको जहर दिया जा रहा है। उसने जहर की शीशी और डैश तूफानी आत्मा जड़ी बूटी डैश उनके सामने रख दी। विक्रम पाटिल ने जहर की शीशी को देखा और उनकी आंखों में समझ और क्रोध की एक भयानक चमक उभरी। भार्गव, उस गद्दार ने, ये जड़ी बूटी आपको ठीक कर देगी, आदित्य ने कहा। विक्रम पाटिल ने जड़ी बूटी ली और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खा लिया। जड़ी बूटी उनके शरीर में जाते ही एक शक्तिशाली शुद्धिकरण ऊर्जा में बदल गई। उनके शरीर से एक काला, बदबूदार पसीना निकलने लगा। कुछ ही मिनटों में उनके चेहरे पर फिर से रंगत लौटने लगी और उनकी सांसें स्थिर हो गईं। वो बिस्तर पर बैठ गए। उनकी आंखों में एक नई शक्ति थी। तुमने मेरी जान बचाई, आदित्य पाटिल। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए मुखिया जी, आदित्य ने कहा, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है। उसी समय कमरे का दरवाजा जोर से खुला। गांव के कुछ गार्ड, जिन्हें वैद्य की मौत की खबर मिल चुकी थी, अंदर घुस आए। मुखिया जी, ये आदमी, यह वैद्य भार्गव का हत्यारा है, मुख्य गार्ड चिल्लाया। चुप रहो, विक्रम पाटिल अपनी पूरी ताकत से गरजे। उनकी आवाज में वही पुराना अधिकार था। ये आदमी हत्यारा नहीं, मेरा रक्षक है। वैद्य भार्गव एक गद्दार था जो मुझे सालों से जहर दे रहा था। इस लड़के ने उसे बेनकाब किया और मेरी जान बचाई। गार्ड हक्के बक्के रह गए। विक्रम पाटिल ने आदित्य की ओर देखा। बताओ, तुम्हें क्या मदद चाहिए? आदित्य ने एक गहरी सांस ली। यह उसके संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। मुझे शिष्य चाहिए, उसने सीधे कहा। मुझे वफादार और प्रतिभाशाली लोग चाहिए जो मेरे संप्रदाय में शामिल हो सकें। शिला गांव के लोग मजबूत और मेहनती हैं। मैं उन्हें प्रशिक्षित करना चाहता हूं, उन्हें शक्तिशाली बनाना चाहता हूं। विक्रम पाटिल मुस्कुराए। तुमने मुझसे मेरी जान वापस मांगी होती तो भी मैं दे देता। कुछ शिष्य तो बहुत छोटी सी बात है। उन्होंने माधवी की ओर देखा। मेरी बेटी पहले से ही तुम्हारी शिष्य है। वह तुम्हारी पहली और सबसे वफादार अनुयायी होगी। फिर उन्होंने गार्डों की ओर रुख किया। आज से आदित्य पाटिल शिला गांव के मित्र हैं। जो कोई भी उनके संप्रदाय में शामिल होना चाहता है, उसे मेरी पूरी अनुमति है। उस रात आदित्य को केवल एक शिष्य नहीं मिला। मुखिया के आदेश और माधवी के उदाहरण के बाद गांव के 10 सबसे प्रतिभाशाली और मजबूत युवाओं ने, जिनमें वे गार्ड भी शामिल थे जिन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, सह्याद्री पर्वत संप्रदाय डैश में शामिल होने की शपथ ली। आदित्य ने अपने सिस्टम पैनल को देखा। संप्रदाय सदस्य 1200। उसका संप्रदाय अब एक मजाक नहीं था, ये एक वास्तविक बढ़ती हुई शक्ति थी। उसके पास 11 नए शिष्य थे और हर एक शिष्य उसके लिए 1000 गुना प्रतिफल का एक नया अवसर था। उसने अपनी जेब में रखे काले लोहे के ताबीज को छुआ। वैद्य भार्गव की कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन यह प्रतीक एक नए, कहीं ज्यादा बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा था।